तो जय हिंद सभी वॉरियर्स को। आप सभी के लिए जैसा हमने प्रॉमिस किया था वैसे उसी प्रॉमिस पे खरे उतरने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपके टॉपिक्स को, जो कि आपके एग्जाम में जो कि एनडीए, सीरीएस, सीपीएफ, एसकेट, एसीसी, आईसीजी, एसी, इन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और जानते हैं ये पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है कॉन्सेप्ट बेस्ड। और आप जानते हैं आपके जितने भी जनरल साइंस के सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिसके अंदर हम अपने फूड के एसिमिलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उसके पूरी तरीके से पचने की प्रक्रिया को पढ़ने की बात करते हैं। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, कौन सा टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए एक गारंटी के साथ कि कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। और इस टॉपिक को देखने के बाद आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं और कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ने चाहिए, तो बिल्कुल आप इसी लेक्चर की तलाश में थे और ये आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं इस फैंटास्टिक से लेक्चर को जिसका आपको बहुत ज़्यादा वेट था। और सुने, जैसे जैसे हम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम इनकी मेगा प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे। जिन चैप्टर्स का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उन्हीं चैप्टर्स का आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है सबसे पहले जो आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है, यू कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना। अगर आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेटा वो एक ऐसे ऑर्गन्स का समूह है, ऐसे अंगों का समूह है जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप जानते ही हो। यानी कि अगर हम ब्रीफली इसके बारे में समझे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स विच हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड, है ना। पाचन तंत्र ऐसे अंगों का समूह है जो हमारे भोजन को पचने में सहायता करते हैं। तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपके बॉडी के अंदर। आप देख रहे हो दैट इज माउथ में आप देखते हो सबसे पहले आप टीथ, है ना, टीथ के माध्यम से आप भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, काटते हो। और उसके बाद आपकी टंग होती है जो उससे टेस्ट को ऑब्जर्व करती है, भैया ये टेस्ट है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है, राइट। और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं जो कि उसके अंदर सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं जो कि सिंपल कर देते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड को। उसके बाद आप देखो तो दैट इज ईसोफेगस जहाँ पर पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है और ये हमारे भोजन को सीधे स्टमक में डंप करने में हेल्प करता है। दैट इज आवर स्टमक में डंप करने के लिए हेल्प करता है। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है जो कि सबसे पहले तो पैथोजेंस को किल करता है और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो भी सिंपल शुगर्स होती हैं उनका डाइजेशन हो जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद आप ये भोजन हमारा आता है धीरे धीरे कहाँ पे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसको आप डिओडेनम कहते हैं। डिओडेनम के अंदर ये भोजन आकर बैठा हुआ है और इसको हम लोग कहने लग जाते हैं काइम। ठीक है, क्या कहने लग जाते हैं बेटा हम इसको, काइल। जब भोजन में एसिड मिल जाता है, अम्ल मिल जाता है तो हम इसे क्या कहने लगते हैं, काइल कहने लगते हैं। अब ये हमारा भोजन धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचा है। बट बात ये है कि पैनक्रियाटिक जूस अब यहाँ पर सिक्रीट होना है। पैनक्रियाज आपको ये दिख रहा है, ये अगर आप सिंपली देखो तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस कब सिक्रीट करेगा, जब ये फूड हमारा, मैं अभी ब्रीफ दे रही हूँ इन चीज़ों को और डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ, ब्रीफ दे रही हूँ। जब ये सारे के सारे फूड आइटम्स हमारे क्या हो जाते हैं, बेसिक नहीं होंगे, यानी कि न्यूट्रल पीएच पे नहीं आ जाएंगे या फिर आप कह लो कि क्षारीय पीएच पे नहीं आ जाएंगे, तब तक ये भोजन में अपना डाइजेस्टिव जूस बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं करेगा। ऐसे में हेल्प करता है लीवर बनाता है बाइल जूस को एकत्र करता है यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर अब यहाँ पर क्या करता है बच्चे, यहाँ पर बाइल जूस सिक्रीट कर देता है, किसके थ्रू, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। और यहाँ पर हमारा फूड हो जाता है टोटली बेसिक। और जैसे ही बाइल जूस इसके अंदर मिलता है हमारा भोजन का जो फैट होता है वो इमल्सिफाई हो जाता है ना, यानी कि पायसीकरण की विधि द्वारा पिघलने लग जाता है हमारा फैट। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, 3 मेन पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वो
फैट को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा, और इसके बाद आ जाएगा ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, अगेन वो क्या करेगा, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब फूड टोटली डाइजेस्ट हो चुका होता है, पच चुका होता है, अब इसे भेजना होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये यहाँ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होता है, यानी कि दिस इज द प्लेस जहाँ पर हमारा फूड पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है ना, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पर। उसी देखिए, जब ड्यूडेनम में हमारा भोजन यहाँ से आया है, यहीं पर दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन और एक होता है सीक्रेटिन। ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होकर हमारे लिवर को या फिर आपके गॉल ब्लैडर को इस चीज़ का इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये स्टमक से फूड अब हमारा नीचे आ गया है, देन यू हैव टू सिक्रीट द बाइल जूस, यानी कि अब तुमको क्या करना है, पित्त रस का श्रावण करना है। यानी कि जैसे ही पित्त रस श्रावित होता है, उसके पहले ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इंडिकेशन देती है, बुलाती है इसको कि सुनो तुम्हें अब क्या करना है, बाइल जूस सिक्रीट करना है, राइट। ओके, इसके बाद अगर आप आगे चलो तो अब फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड का होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कैसे हुआ, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ऑल ओवर द बॉडी कनेक्टेड है, तो ऑल ओवर द बॉडी ब्लड वेसल्स के माध्यम से जो फूड पार्टिकल सिंपलर फॉर्म में टूटे हैं वो अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, स्वांगीकरण के बाद अब तो एब्जॉर्प्शन हो गया, उनका एसिमिलेशन हो गया, जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है अब उसका क्या हो। और अभी तक हमने वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करा है, जल कहाँ गया, जल का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि फर्दर कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत बड़ी नहीं होती है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जल का अवशोषण होगा, और साथ ही इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, राइट। यहाँ पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके कुछ मिनरल्स को, कुछ विटामिन्स को और कुछ मेडिसिन्स को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, सिम्बियोटिक रूप में होते हैं, यानी कि आपने जो कुछ भी जैसे आयरन सिंथेसाइजिंग बैक्टीरियाज, ये सारे बैक्टीरियाज आपके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में अवेलेबल होते हैं और वो फर्दर उनका सिंथेसिस कर रहे होते हैं, कुछ मात्रा में विटामिन डी का भी, है ना। और इसके बाद आप देखो तो जो हमारा अब यहाँ पर देख रहे हो कि इट इज़ आवर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बिकॉज यही है जो कि सेलुलोज का डाइजेशन किया करता था कभी ह्यूमंस के अंदर भी, राइट। ये था जो कि सेलुलोज का डाइजेशन किया करता था कभी ह्यूमन के अंदर भी। तो क्या मैम अब नहीं होता है? नो, अब हमारे अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। अब मतलब आज से नहीं, बहुत ये करोड़ों हजारों मतलब लाखों सालों की जर्नी होती है जो कि हमारे एवोल्यूशन के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अच्छा, ये जो अपेंडिक्स है ओनली हर्बीवोर एनिमल्स के अंदर, जो भी हमारे शाकाहारी जीव होते हैं उन्हीं के अंदर एक्टिव है, उन्हीं के अंदर काम करता है। बाकी जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं या फिर जैसे हम ओमनीवोरस हैं, सर्वाहारी हैं, उनके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये जो अपेंडिक्स है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है उसको, ये वर्कलेस हो गया, काम करना बंद कर चुका है। ठीक है, धीरे धीरे इसने अपने फंक्शन को बंद कर दिया है, अब ये काम नहीं करता है। ठीक है, ओके। यानी कि जैसे ही हमने चीज़ों को पकाकर खाने की विधि शुरू की, इसका वर्क खत्म हो गया और ये धीरे धीरे क्या हो गया, फंक्शन लेस हो गया। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि इन्हें अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स होता नहीं है, ऑलरेडी हर किसी के अंदर अपेंडिक्स है ही। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है बाय चांस कभी, तो इसे कट करके निकाल देते हैं, इसके निकलने से भी कोई फायदा नहीं। अपेंडिक्स को हम लोग कहते हैं इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है। ठीक है, कैसे मौजूद है? एक अवशेषी अंग के रूप में, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में अवेलेबल है। हमारी बॉडी में बड़े सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आप देखो तो टेल बोन, पूंछ की हड्डी हर एक ह्यूमन के अंदर है, लेकिन उसका फंक्शन नहीं है आज हमारे यहाँ, राइट। और जैसे सांप में देखो बेटा, उनके फीमर निकलने के वो जो हड्डी होती है, कमर की हड्डी, वो ये साबित करती है कि कभी उसके अंदर पैर रहा होगा, उसके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पड़ा हुआ है। हमारे अक्ल दाढ़ है ना,
जो विजडम टीथ है ये भी क्या एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे ऑर्गन्स जिनका यूज करना आप बंद कर देते हो वो अवशेषी अंग होते हैं, है ना। ईयर पिन्ना, इवन दो आपके कान का पिन्ना जो होता है, हालांकि आप कह सकते हो आज के टाइम पे मास्क लगाने का यूज जरूर होता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ बायोलॉजिकल ऐसा खास यूज नहीं है, राइट। तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ आपको समझाने के लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टोटल हम पढ़ते क्या है, कैसे हैं, ठीक है। तो वेरी गुड। थोड़ा सा हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश की जाए। अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमारी डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। तो चलो देखो फटाफट। नंबर 1 जिसको आप कहते हो इंजेशन। इंजेशन डाइजेशन की पहली प्रोसेस है जिसे आप इंजेशन कहते हो। इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। दूसरी प्रोसेस देखेंगे तो इसको कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन की हम समझते हैं हिंदी की दैट इज पाचन। अगर आप तीसरी बात करते हो तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। चौथी बात करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। पांचवी बात करते हो तो हम इसे कहते हैं ईजेशन। एसिमिलेशन, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं अवशोषण हिंदी में। एसिमिलेशन को कहते हैं स्वांगीकरण। और ईजेशन का मतलब होता है बहिक्षेपण या मल त्याग कह सकते हो आप इसको। ठीक है, बहिक्षेपण या मल त्याग इसको कह सकते हो। तो इस तरीके से हमारे 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन होते हैं, 5 चरण होते हैं हमारे पाचन के। ठीक है, इन 5 चरणों के आधार पर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा इस लेक्चर को, और अच्छे से मतलब यहाँ से नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। आपको जो मिलेगा वो यहाँ ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक होती है ना, यहीं पे हमारी एक विंड पाइप भी होती है। क्या होती है? यहीं पर हमारी एक विंड पाइप हुआ करती है ना, जहाँ से आप सांस लेते हो। इन दोनों के बीच में एक ऐसे ढक्कन होता है जिसको आप कहते हो एपिग्लॉटिस। जिसको आप क्या कहते हो? एपिग्लॉटिस। लेट मी चेंज द कलर। ऐसे ढक्कन सा होता है जिसे आप कहते हो एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या करता है? बारी बारी से आपके विंड पाइप और आपके फूड पाइप को ढकने का काम करता रहता है। यानी कि जब भी आपको भूख लग रही है, मतलब आप खाने को स्वेलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं, ऐसे स्टेट में ये एपिग्लॉटिस आपके विंड पाइप को ढक देता है, जिससे आप सांस ले रहे होते हो। जब आप सांस ले रहे होते हो हमेशा ही, मतलब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल, ये क्या करता है? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को ढक देता है। एपिग्लॉटिस का यही फंक्शन है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपकी इच्छा से चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ब्रेन चैप्टर है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे कि क्या होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, क्या होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। बट एपिग्लॉटिस से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा भाग है। तो आप समझ लें कि एपिग्लॉटिस जो होता है ये बारी बारी से हमारे फूड पाइप और विंड पाइप को ढकने का काम करता है। कभी ऐसा होता है कि आप कुछ खा रहे होते हो और कुछ सोच रहे होते हो, है ना, आपका ब्रेन कहीं बिजी है। ऐसे में वो एपिग्लॉटिस जो होता है वो सोचता है कि ही इज टोटली कंफ्यूज्ड कि मैं विंड पाइप को ढकूं या फिर फूड पाइप को ढकूं। ऐसी स्टेट में वो क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। बाय चांस ऐसा होता है कि वो फूड पाइप को ढक देता है विंड पाइप की जगह, और आपको हिकअप्स आने शुरू हो जाते हैं, हिचकी आते हैं, आप नाक मुंह से भोजन बाहर निकाल देते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। इससे हमको एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिलती है कि जब भी आप कुछ खा पी रहे हो तो बहुत ध्यान से अपने भोजन पर ध्यान लगाकर खाना खाएं। ऐसे में हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि ऑर्डर क्या दें। ठीक है, ओके,
और आपके ऑर्गन्स माल फंक्शन कर जाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ जाती है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो लोग सेइंग बना कर रखे हुए ना, लोग कहते हैं कि कोई तुम्हें याद कर रहा है तो तुम्हें हिचकी आ रही है, नहीं, क्योंकि आप किसी को याद कर रहे हो इसलिए आपको हिचकी आ रही है। बट जोक्स अपार्ट, फिर भी इट इज़ अ फैक्ट है ना, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। चलें तो फिर एक एक करके हम इन ऑर्गन्स की स्पेशलिटी देख लेते हैं आगे। सबसे पहले जो हमारा फूड होता है वो आता है कहाँ से डाइजेस्ट होना शुरू होता है, इसके बारे में देखो। सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले तो टीथ आया है ना, आप टीथ देखो। सबसे पहले आपका आया टीथ, ठीक है। आपने फूड को क्या किया है, ऐसे कट किया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले टीथ आया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, है ना। दांत जो होते हैं आपके यहाँ कितने होते हैं, देखो डेंटल फॉर्मूला जैसी बात आती है तो अगर आपसे बात की जाए कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पर लिखेंगे हम डेंटल फॉर्मूला। हिंदी में कहते हैं दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला को, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 1 2 3 है ना, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ये डेंटल फॉर्मूला होता है। अब आप कंफ्यूज है, अब आप एकदम परेशान, मैम ये क्या इक्वेशन लिख दी है, हमसे तो सॉल्व नहीं हो रही है, ये कैसी इक्वेशन है दांत की। दांत को देखो बेटा ऐसे ना डिवाइड किया जाता है, जैसे ये अपर जो है और ये लोअर जो है, यानी कि आपका ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा। जब भी इसको क्या किया जाता है बेटा, इसको डिवाइड किया जाता है। आपने क्या किया, इसको ऐसे डिवाइड किया, फिर आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आपके अपर जा का भी हाफ भाग पहले वाले में कैलकुलेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, इसको बीच से अलग कर दिया है, ठीक है, बीच से अलग कर दिया, और इसे भी हम बीच से अलग कर देंगे। एक साइड में जितने दांत आते हैं वही हमारे डेंटल फॉर्मूला होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर देखो, अगर आप अपर जा की बात करते हो तो एक साइड में कितने आते हैं, 2 इंसीजर आते हैं, 2 इंसीजर्स आते हैं। इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, अपॉन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पहला जो आपका ये वाला दांत है इंसीजर्स को कहा जाता है कृंतक, कैनाइन को कहा जाता है रदनक, प्रीमोलर यानी जिसको मैंने पीएम लिखा हुआ है इसको अग्रचवर्णक, और इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मोलर को, इसको हम क्या कहते हैं, चवर्णक यानी कि मोलर। तो यहाँ पर जो मैंने ये डेंटल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको अगर हम सिंपली देखें तो क्या होता है, पहला वाला हमारा इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इन दांतों की संख्या कितनी है, एक साइड अगर आप देखो तो 2 1 2 3 है ना। अगर इतने में देखो तो इनकी इतनी संख्या है, देख ही रहे हो आप, है ना, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, दिख रहे हैं ना आपको। इसी तरीके से हम इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको आराम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से दांतों की बात समझ पाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर टीथ रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, पर आ भी गए तो हम, है ना, कोई चिंता की बात नहीं है, आपके लिए लेकर आए हुए हैं इस सीरीज़ को। आप इसमें से इसको समझेंगे कि इस तरीके से हम अपने टीथ को क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम टीथ को डिवाइड करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हो गई डिवीजन टीथ्स की। इसके बाद अगर आप अपने टीथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस ये बनते हैं कि द आउटर लाइनिंग्स ऑफ द टीथ, है ना, द आउटर लाइनिंग्स ऑफ द टीथ, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, सबसे ज़्यादा कठोरतम भाग होता है, वो क्या है, इनेमल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इनेमल होता है। यानी कि मैम इनेमल क्या है, जैसे कि आप ये जो व्हाइट पार्ट देख रहे हो ना अपने दांत के ऊपर, है ना, हालांकि मैं ग्रीन कर दे रही हूँ, ये जो व्हाइट पार्ट है जो जिसकी वजह से आपका दांत सफ़ेद दिखाई देता है,
बहुत सारे लोग होंगे, मैम हमारा तो पीला दिखाई दे रहा है, भाई ब्रश करो, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखो, ये जो आपको वाइट भाग दिखाई दे रहा है, ये वाइट भाग क्या कहलाता है? एनेमल, ठीक है, क्या? एनेमल। और इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कठोरतम भाग होता है। तो इट इज द हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। अच्छा, अब दांतों ने मिलकर अपना काम कर लिया, ठीक है, अब टीथ्स ने मिलकर अपना काम कर लिया। ये डेंटल फॉर्मूला याद रखना। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है? ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। एडल्ट यानी वयस्क का, वयस्क का। और किसका? ये बच्चों का, चाइल्ड, चाइल्ड, बच्चों का दंत सूत्र है, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला है। हो गया है, हो गया है इतना हमारा। वेरी गुड। बताते चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कि आपको चीजें समझ में आई, राइट। मैंने बहुत शॉर्ट और इजीएस्ट वे में आपको ये समझाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा आपको मैं यहाँ पर पोथी पत्र लिखने के लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो कि जनरल साइंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये आपने दांतों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोरतम भाग होता है हमारे शरीर का, ठीक है। ओके जी। इसके बाद अगर आप बात करें तो टीथ से रिलेटेड एक बीमारी होती है। आपको देखते हो कैविटी होती है ना दांत के अंदर। दांत के अंदर क्या हो जाती है? कैविटी, यानी कि ऐसे सड़न होने लग जाती है। तो ऐसे में दांतों को ट्रीट करने के लिए एक ट्रीटमेंट किया जाता है, RCT। एक ट्रीटमेंट किया जाता है, और उस ट्रीटमेंट का नाम है, क्या नाम है? उसमें इस रूट्स तक इसको मतलब साफ किया जाता है बच्चे, और उसके ऊपर से कुछ मसाले वगैरह डाल देते हैं, जिसको आजकल मतलब दांत का क्या कर देते हैं बेटा? प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं एक तरीके से। उसको हम लोग RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं हम? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। दांतों की सड़न को दूर करने के लिए जो दांतों की सफाई करके उनको जड़ों से साफ करके ठीक किया जाता है, और उनकी नसों से संबंध को काट दिया जाता है ना। दांतों को नसों से काट दिया जाता है, इसलिए इसको RCT कहते हैं। दांतों को ठीक से साफ करना होता है, यानी कि ट्रीट करना हो रहा होता है, तो उनकी नसों से, उनकी जड़ों को नसों से काट दिया जाता है ताकि सेंसेशन ना फील हो। इसी को हम लोग RCT कहते हैं। और ये दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हो सकता है कि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आपके दांत को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ये जो दांत होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अगर हम इस तरीके से अपने दांत को यहाँ पर देखें तो कैसे? ऊपर वाला जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं क्राउन, इसको हम लोग कहते हैं नेक, और इसको हम कहते हैं रूट। 3 पार्ट्स में आपने अपने टीथ को डिवाइड कर रखा होता है। इसी रूट्स का ही ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहलाता है। डन है? डन है, ओके। और कुछ फैक्ट्स मैं आपको समझाती हूँ टीथ के रिगार्डिंग। वो क्या होने वाले हैं हमारे, कि जैसे ऐसे दांत जो जिंदगी में केवल एक बार आते हैं। अब आप बोलोगे कि जिंदगी में एक बार, याद करो जब भी मैंने आपको चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला लिखाया था 2102, है ना, 2102। यहाँ पर 0 क्या दिखा रहा है? प्रीमोलर ना, अग्रचवर्णक दांत बच्चों में नहीं आते हैं, ठीक है। अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं, जो प्रीमोलर्स होते हैं, वो बच्चों में नहीं आते हैं, एडल्ट्स में ही आते हैं सीधे, ठीक है। ये क्या हुआ? ये जीवन में केवल एक बार आए। ऐसे दांत को मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है। ऐसे दांत को मोनोफाइकोडोंट कहा जाता है, ठीक है। ऐसे दांत को क्या कहा जाएगा? मोनोफाइकोडोंट, ठीक है, जो जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। डन है इतना? तो वेरी गुड। यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे, टीथ से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और जो जिसमें ये दांत हमारा फंसा हुआ है इसको सॉकेट कहा जाता है। सॉकेट,
सॉकेट के अंदर हमारे दांत होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बचपन के दांत गिर क्यों जाते हैं, एज इट इज़ क्यों नहीं रहते, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जॉ का साइज़ बढ़ता है, सॉकेट का साइज़ बढ़ता है, इसलिए दांत वो जो होते हैं वो हिलकर गिर जाते हैं। फिर परफेक्ट साइज़ के दांत हमारे आते हैं, उनको मिल्क टीथ कहा जाता है ना, जो पहले एक बार ही आते हैं फिर गिर जाते हैं। क्या वो सच में मिल्क के बने होते हैं क्या? नो, है ना, हम उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। डन है? ओके, तो टीथ के रिगार्डिंग ये खत्म हो गया। फिर आप अगर टंग की बात करते हो तो टंग से क्वेश्चंस बनते नहीं है बहुत ज़्यादा। आप अगर टंग की बात करो तो टंग आपकी केवल 4 टेस्ट को पहचान सकती है, और वो केवल टेस्ट पहचानने का काम करती है और भोजन को इधर उधर करके सलाइवा मिलाने का काम करती है। अगर आप चाहेंगे तो इसे शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं जो आपकी जीभ पहचान सकती है। सॉल्टी, है ना, नमकीन, स्वीट, मीठा, सॉर यानी कि खट्टा, और बिटर यानी कि कड़वा। केवल 4 प्रकार के टेस्ट पहचानती है। फिर आप बोलोगे मैम और तीखा वीखा क्या होता है? तीखा इसी बिटर का ही एक बढ़ा हुआ स्वरूप है जो कि जलन का एहसास कराता है आपको, है ना, बर्निंग सेंसेशन फील कराता है। ऐसा कोई वो टेस्ट नहीं है जो कि आपकी टंग पहचानती है। ओके, गुड। तो हमने सबसे पहली प्राइमरी स्टेज ऑफ डाइजेशन को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं तो हमें सलाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं। यानी कि लार ग्रंथियां मिलती हैं। हम सभी के अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इन लार ग्रंथियों के नाम है क्रमशः, जैसे ये आपके जो कान के जस्ट नीचे होते हैं उसको पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, जो आपके टंग के नीचे होती है उसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट, ये आपके डक्ट है ना, इसको सब मैंडिबुलर कहा जाता है, जो आपके यहाँ मैंडिबल के पास होती है। मैंडिबल यहाँ की जॉ है, जॉ को मैंडिबल कहा जाता है, जबड़े को मैंडिबल कहा जाता है, और जबड़े के जस्ट नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथियों को हम लोग क्या कहते हैं कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, उनके नीचे पाई जाने वाली। और ये सब लिंगुअल ग्लैंड है, लिंगुआ यानी कि जीभ के नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथियां, है ना। आप देखो यहाँ से एक डक्ट लगी होती है जो कि सलाइवा को यहाँ छोड़ती है, यहाँ ये हमारे सलाइवा को यहाँ पर सिक्रीट कर देती है पूरे मुंह के अंदर। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे कि ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये स्नेक्स के अंदर, सांपों के अंदर क्या हो जाती है? इन स्नेक्स, आप ऐसे लिखो, इन स्नेक्स दे modified into poisonous gland। अगर आप सांपों की बात करें, उनके अंदर ये जो लार ग्रंथि होती है ये बदल जाती है किसमें? जहरीली लार ग्रंथि में बदल जाती है, पॉइजन के अंदर, है ना। वो क्या करते हैं, इसे पाउच की तरह होता है, ये जब दबाते हैं तो दांत से जहर निकलता है, पॉइजन निकल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें तो दैट इज सब मैंडिबुलर, है ना। सब लैंगुअल ग्लैंड्स जो होती है, यहाँ से रिगार्डिंग एक है, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, जैसे छिपकली, है ना, लिजार्ड मान लो, खासकर जो लिजार्ड्स होती हैं, इनके अंदर ये क्या हो जाता है? पॉइजनस ग्लैंड में बदल जाता है, जहरीली ग्रंथियों में बदल जाता है, ठीक है। और हम सबके अंदर ये सलाइवा का सिक्रीशन करता है। आप जानते हो सलाइवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए। इसके बाद अगर आप बात करें तो ये इन्हीं के माध्यम से यहाँ जाते हैं, जब हमें मम्स डिजीज़ होती है, गलसुआ रोग होता है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स क्या हो जाती हैं? इफेक्टेड हो जाती हैं, गेट इफेक्टेड, यानी यही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और लार सिक्रीट करने में हमें परेशानी होने लगती है। एक ऑन एन एवरेज एक मनुष्य जो होता है वो अपने जीवन काल में यानी कि पर डे क्या करता है? 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन करता है, ठीक है। ये सारी बातें थे, फैक्चुअल थी। अब देखिए लार ग्रंथियों से कुछ पर्टिकुलर सलाइवा सिक्रीट होते हैं जिनके कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हो म्यूलिन, पहले आप क्या लिख सकते हो? दैट इज म्यूलिन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे म्यूलिन। म्यूलिन जो होता है ये भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाता है ताकि वो क्या हो?
डाइजेस्ट करने में या स्वेलो करने में सहायता करे। तो ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेट्स द फूड, ये भोजन को क्या कर देता है, ल्यूब्रिकेट कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा बना देता है और इजी टू स्वालो हो जाता है, इसे निगलना आसान हो जाता है। ठीक है, और उसको क्या कर देता है, बिल्कुल बोलस में बदल देता है ना। जैसे ही सलाइवा मिल जाता है भोजन को बोलस कहने लगते हैं, बोलस के नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है वो क्या कर देता है, स्टार्च को पचाने का काम कर देता है। ठीक है, फिर आपको मिलेगा टाइलिन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कह लो। ठीक है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कह लो। फिर आएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी हमारे भोजन के अंदर जो भी पैथोजन आए हैं, जो भी गंदे पार्टिकल्स आ गए हैं, उनको फिनिश या फिर उनके हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म करने का काम करता है हमारा जो टाइलिन होता है। ठीक है, टाइलिन को हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको सलाइवरी एमाइलेज के भी नाम से जानते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज के भी नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ सिंपल फूड्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है और सबसे पहले पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले कौन सी पार्टिकल का डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो आप याद रखें कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, माउथ से ही, है ना, टाइलिन की हेल्प से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ओके, चले आगे। तो ये कुछ मेन एंजाइम्स थे जिनके बारे में हमें जाना था, टाइलिन, म्यूलिन, लाइसोजाइम एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि आपके माउथ में सीक्रेट होते हैं इन लार ग्रंथियों के द्वारा। अब इन सबको मिलाकर जब हमारा भोजन लार ग्रंथियों से लार में मिल जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, बोलस। इसका नाम क्या पड़ जाता है, बोलस। यानी कि अब हमारा भोजन यहाँ से आया है ना, इसको क्या कहोगे, बोलस। देखो लार वार मिल गया है, दांतों ने उसको तोड़ दिया है, अब आपका भोजन आया और छपक से कहाँ आया, स्टमक के अंदर। कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर क्या है, HCl। आमाशय के अंदर क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। जो रोगाणु आपने खाए, जो रोगाणु आपने अपने भोजन के साथ खाए हैं, उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। जो रोगाणु या फिर आपने अशुद्धियाँ खाई है उनको क्या करेगा, किल करेगा, मारने का काम करेगा। साथ ही कुछ सिंपल शुगर्स को पचाने का काम करता है। साथ ही क्या करता है, कुछ सिंपलेस्ट शुगर्स को पचाने का काम कर देता है। इसके बाद यहीं पर आपको मिलेगा पेप्सिन, रेनिन। यहीं पर आपको मिलेगा पेप्सिन और रेनिन। रेनिन ये दोनों ही क्या करते हैं, मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं बेटा, दूध को पचाने का काम करते हैं। मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं, दूध को पचाने का काम करते हैं। कैसे पचाते हैं ये मिल्क को, यानी कि ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक पीएच पर, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। रेनिन और पेप्सिन ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक पीएच पर मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं या फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अम्लीय पीएच पर प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं पेप्सिन और रेनिन। यह मिल्क के कैसीन प्रोटीन को कैसिनोजेन में बदल देते हैं, है ना। ये मिल्क के कैसीन प्रोटीन को कैसिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये यहाँ पर एसिडिक हो गया हमारा फूड, है ना, यहाँ पर आकर मिल गया। इसके बाद फर्दर हमारा भोजन जो होता है वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डेओडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, अब हमारा भोजन कहाँ आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेओडेनम वाले पार्ट में आ गया। अब यहाँ से शुरू हुआ, आपने यहाँ तक की पूरी गतिविधि देखी। ये है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन की क्रिया नहीं होती है। ईसोफेगस को ग्रास नली कहा जाता है, हिंदी में ग्रास नली। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है।
यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, यानी कि जैसे ही हमारा भोजन हमारी ग्रास नली में आया, अभी हमने एक GIF के माध्यम से देखा ना चीज़ों को, ये जो है अभी आएगा, देखना ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके भोजन को आगे भेज रहा है ना। इस प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? पेरिस्टालिसिस। हिंदी में क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया हो कहाँ रही है? हमारे ईसोफेगस के अंदर हो रही है, और इसी ईसोफेगियल एक्शंस के द्वारा हमारा फूड सीधे आकर आता है यहाँ स्टमक के अंदर। ठीक है, फूड या बोलस कह लो, है ना, बोलस बन गया ये। बोलस यानी कि जब ही सलाइवा मिल गया, फूड प्लस सलाइवा, भोजन और सलाइवा मिल गया, लार मिल गया, तो आप क्या कह देते हो? इसको बोलस कह देते हो। अब ये बोलस हमारे ईसोफेगस के थ्रू आ गया है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर आपने रेनिन पेप्सिन से प्रोटीन को पचाया, कुछ सिंपल शुगर्स को पचाया और पैथोजेंस को किल किया। भोजन हमारा स्टमक के अंदर 4 घंटे स्टे करता है, 4 आवर्स तक रुकता है। इसके बाद ये धीरे धीरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। एक को कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और एक होगा जिसको आप कहते हो सिक्रेटिन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे लीवर को बताते हैं कि सुनो लीवर भाई क्या हुआ है, यानी कि या फिर हमारे गॉल ब्लैडर को बताते हैं कि भोजन अब मेरे पास आ चुका है। पैनक्रियास भाई कह रहे हैं कि मैं, पैनक्रियास के अंदर 3 प्रकार का एंजाइम होता है जो कि फुल्ली डाइजेस्टिव एंजाइम कहलाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम कहलाता है, पैनक्रियास के अंदर होता है। हमारा पैनक्रियास कहाँ है? ये लिखा हुआ है ना, इसके बारे में देखो कौन कौन सा। LAT से याद करो, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम। लेकिन इनको गुस्सा है, इनको थोड़ा सा क्रोध है कि जब तक ये भोजन क्षारीय नहीं कर दोगे, बेसिक नहीं कर दोगे, मैं अपने एंजाइम सिक्रीट नहीं करूंगा, और जब तक ये सिक्रीट नहीं करेगा तब तक हमारा फूड डाइजेस्ट भी नहीं होगा। ऐसे में स्मॉल इंटेस्टाइन सिग्नल भेजता है किसको? गॉल ब्लैडर को, कि सुनो ये भोजन आ चुका है, अब तुम क्या करो, यहाँ पर क्षारीय भोजन बना दो इसको। ऐसा कैसे हो पाएगा? सुनो क्या हुआ, जब ये सब बातें कर रहे थे तो लीवर ने कहा भोजन को क्षारीय बनाने का काम जो है वो मैं करूंगा, यानी कि मैं क्या कर दूंगा? मैं बाइल जूस बना दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? मैं बाइल जूस बना दूंगा। बाइल जूस, जिसको आप पित्त रस कहते हो, बाइल जूस बना दूंगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा छोटू को। छोटू कौन? गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर क्या करता है? कलेक्ट करता है ना, कलेक्ट्स बाइल जूस, पित्त रस को इकट्ठा करता है और इसको इकट्ठा करके रखा रहता है। बाइल जूस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है बाइल जूस के अंदर? ध्यान से देखें, बाइल जूस इमल्सिफाइज द फैट, है ना, बाइल जूस इमल्सिफाइज द फैट। पहली बात तो हमारा बाइल जूस होता है, जो हमारा बाइल जूस होगा जिसको पित्त रस कहते हैं, है ना, बाइल जूस इज बेसिक, क्षारीय है एंड emulsifies the fat। हिंदी में मैं बोल दे रही हूँ, बातें समझते चलना, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। पित्त रस जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, और हमारी वसा जो होती है, हमारे भोजन के अंदर जो वसा होती है, वसा को पिघलाने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन कई बार एनडीए सीरीज के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ओके, चले। तो इसने क्या कर दिया? हमारे फूड को इमल्सिफाई करने का काम किया। कैसे? इसने एक रास्ते के माध्यम से इसको यहाँ तक पहुँचाया। उस रास्ते को कहा जाता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिस माध्यम से इसने यहाँ तक इसको पहुँचाया। इसको क्या कहोगे? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर ने किसके माध्यम से? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से क्या किया है? इस भोजन को इस बाइल जूस को पहुंचा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और वहां से फिर पैनक्रियाज ने क्या किया? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को क्या किया है? रिलीज किया है। इसका फटाक से इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे करती हूँ। 1 2 3 ओके। इसके बाद हम और आगे चलें तो हम एक चीज समझेंगे कि जो हमारा ये
आपको दिखाई दे रहा है ना, पैनक्रियाज, इसमें लाइपेज का क्या काम होता है? लाइपेज जो होता है वो फैट को क्या करता है? ब्रेक करता है। फैट को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ठीक है। एमाइलेज जो होगा वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। फिर ट्रिप्सिन जो होगा ये बेसिक पीएच पर यानी कि क्षारीय पीएच पर क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इन तीनों एंजाइम्स को कहा जाता है फुल्ली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन तीनों को क्या कहा जाता है? फुल्ली डाइजेस्टिव एंजाइम। सॉरी, ये कलर काम नहीं कर रहा है। फुल्ली डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पूर्ण पाचक एंजाइम इन तीनों को कहा जाता है। अब हमारे भोजन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे वो सब क्या हो गए हैं बेटा? पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गए हैं, टूट गए हैं, यानी कि उनका डाइजेशन हो गया है। अब ये भोजन हमारा धीरे धीरे आता है कहाँ जानते हो? अब हमारा ये भोजन कहाँ आएगा? धीरे धीरे pहुंचेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के और भागों में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भोजन का पूरी तरीके से अवशोषण हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्णतया अवशोषण हो जाया करता है। अवशोषण हो गया यहाँ पर। इसके बाद अब हमारे पास क्या बचता है? यहीं से हमारे भोजन का स्वांगीकरण होता है, यानी कि हमारा फूड अब रिक्वायर्ड प्लेस पर पहुँचता है, यानी कि जहाँ प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ इधर उधर ट्रांसपोर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या चाहिए? वाटर। वाटर का पूरी तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बच्चों? वाटर का वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर। और याद रखो, बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, इन सब का काम समझ में आए। लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है ना। बाइल जूस बनाता है, याद है ये हमारा। और इकट्ठा करता है गॉल ब्लैडर, हरा हरा होता है, देखा ना आपने, छोटा सा होता है। ठीक है, और पैनक्रियास को हम लोग एक मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको? हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड वाले चैप्टर में। अभी के लिए थोड़ा सा सस्पेंस बचाकर रखना है। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा सस्पेंस बचाकर हमें रखना होगा। ठीक है, रख लिया सस्पेंस, वेरी वेरी गुड। इसके बाद यहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन हुआ, साथ ही यहाँ पर कुछ क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज ये भी क्या करते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ दवाएं जो आप खाते हो, है ना। आंत में रहने वाले जीवाणु होते हैं जो कि दवाओं को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, खनिज को, इनको क्या करते हैं? सीधे सीधे धीरे 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 क्या करते हैं? छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इनको तोड़ देते हैं तब फिर इनका प्रॉपर एसिमिलेशन हो जाता है। अब ऐसे स्टेज में अगर हम हर्बीवोर हुआ करते, अगर हम ऐसे जीव होते जिनके अंदर क्या होता कि हम सेलुलोज को पचा पाते, तो हमारा ये क्या करता? लास्ट में अपेंडिक्स क्या करता? सेलुलोज को पचाता। लेकिन हमारे शरीर में यह काम नहीं करता है। कहाँ काम करता है? केवल हर्बीवोर। हर्बीवोर यानी कि ऐसे जीव जो शाकाहारी हैं, केवल शाक खाते हैं, ऐसे जीवों में क्या करेगा? अपेंडिक्स काम करता है, यानी सेलुलोज का पाचन करता है। हमारे शरीर में फंक्शनलेस है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है, अवशेषी अंग कहलाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग कहलाएगा हमारे शरीर में अपेंडिक्स। ठीक है जी, वेरी गुड।
इसके बाद वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद आपका फूड जो अनडाइजेस्टेड बचता है, अब उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। आपको याद है 5th स्टेट ऑफ डाइजेशन, 5वां स्टेट है ना, जिसको हमने कहा था ईजेशन, यानी कि बहिक्षेपण या मल त्याग कह दो। ये आपकी बॉडी का जो रेक्टम पार्ट है ना, रेक्टम पार्ट है, रेक्टम में आकर इकट्ठा होता है और यहाँ से क्या होता है, प्रेशर के थ्रू यानी हमारी ब्रेन के एक्शंस के थ्रू ये मस्कुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट होते आते हैं और एनएस के माध्यम से आप अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हो। दैट वाज द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट वॉज द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और आपको एक एक ऑर्गन का हमने पर्टिकुलर फंक्शन समझाया है वेरी शॉर्टली, वेरी नाइसली। आई होप आपने इन सबके नोट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। तो दैट वॉज आवर ईसोफेगस। अब देखो ईसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमको आकर, है ना। ईसोफेगस यानी होता है ग्रास नली, ग्रास नली। अब आपको आता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है फिर, है ना, एलिमेंट्री कैनाल। बेटा देखो माउथ टू एनस जो भी भाग है इनको टोटल हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में कहते हैं आहार नाल, आहार नाल। यानी कि हमारा आहार जहां जहां से होकर गुजरा है उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं, है ना। आहार नाल माउथ टू एनस और ग्रसनी कहां से है, माउथ टू स्टमक ओनली। क्लियर है। वैसे और कुछ फैक्चुअल बातें देखो, जे शेप ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन कहते हैं हम लोग आमाशय को, ठीक है, स्टमक को। अब अच्छा इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलॉजी, है ना। गैस्ट्रिक जूसेस, है ना, इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रिक कहते हैं इसको और इससे निकलने वाले जूसेस को गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं, ठीक है। लीवर को कहते हैं हम लोग हिपैटिक, लीवर को कहते हैं हिपैटिक और इसकी स्टडी को कहते हैं हिपैटोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी जब हम ऑर्गन्स, ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो लीवर के बारे में थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और पैनक्रियाज में जो हमने इंसुलिन वगैरह के बारे में पढ़ना है इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए इतना ही हम लेकर आए हैं। आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, जितना मैंने अभी आपको बताया, इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और बाकी का कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। वी विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू, राइट। हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, शॉर्ट लगा होगा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है ये। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपने एग्जाम के रिगार्डिंग सारा का सारा चैप्टर वाइज सोल्यूशन चाहते हैं, लेक्चर्स चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया हुआ है बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स। आप देख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, एसकेट। अब आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलती हैं ओनली 30,000 में। आप अगर ऑल ओवर इंडिया देखें तो ऑफलाइन क्लासेस में सबसे मिनिमम रीजनेबल चार्जेस है और बेहतरीन सुविधाओं के साथ। तो देर किस बात की, ज़रूर ज्वाइन करें मेजर कल्सी क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर, जो कि आपको बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड करता है। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन आपको लर्निंग ऐप के माध्यम से मिलता है एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ सभी तैयारियों का एकदम सटीक सोल्यूशन। और आपको मिलते हैं डेली क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट एंड डाउट सेशन ऑल्सो, राइट, एंड मोस्ट रीजनेबल प्राइजेस के अंदर। अगर आप इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और उसके साथ ही आपको इसकी सही अप्रोच मिलेगी हमारी बेहतरीन बुक्स के कलेक्शन से, जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मिलती है। क्वेश्चंस का बहुत ही बड़ा संगम आपको इसके अंदर मिलता है, तो इसे भी अवेल कराना बिल्कुल ही ना भूलें। इसके बाद आपको मिलता है टेस्ट प्रेप ऐप, जिसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर्स का पूरा कलेक्शन मिलता है, मॉक पेपर्स का कलेक्शन मिलता है। तो इन सारी सुविधाओं को अवेल करने के लिए जुड़े रहे मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।